बैंकॉक की बात है ये, थाईलैंड में। वहाँ पे अभी भी एक भगवान बुद्ध की मूर्ति है, काफ़ी बड़ी, सोने की। तो किसी को अनुमान नहीं था कि ये जो स्टैचू है ये गोल्ड की है। एक्चुअली हुआ क्या कि वो मिट्टी की मूर्ति ही थी। बाहर से मंदिर को शिफ्ट करना पड़ा, कोई हाईवे वहाँ से गुजरना था, तो वो स्टैचू उन्होंने क्रेन से उठा के और वहाँ शिफ्ट करनी थी। तो भारत में तो जैसे काफ़ी परेशानी होती है, कोर्ट केस और ये वो, मंदिर शिफ्ट नहीं कर सकते आप, बहुत झगड़े होते हैं। लेकिन वहाँ उन्होंने वो मंदिर तोड़ के और स्टैचू कहीं और शिफ्ट कर रहे थे। तो बारिश आई बहुत ज़ोर से, तो उसकी मिट्टी जो है वो घूमने लगी और तब पता चला कि ये नीचे चमक क्या रहा है। और उठाने से भी पता चला वो मिट्टी की, तो वो समझ रहे थे हल्की मूर्ति है, लेकिन वो काफ़ी भारी थी। वो अभी भी है वो मंदिर। तो फिर ऐसा लोगों ने अनुमान लगाया कि पहले ये बाहर से लोग आते थे, सोना वोना लूट के ले जाते थे मंदिरों में, भारत और इंडोनेशिया और ये पूरा एरिया एशिया का। तो लोगों ने अनुमान लगाया कि इसको उस समय किसी पुजारी ने कवर कर दिया होगा कि ये मिट्टी की समझ के इसको लूटपाट ना करें लुटेरे लोग, बाहर से मुस्लिम लोग या ये आते थे, तो उसकी प्रोटेक्शन के लिए उन्होंने वो किया हुआ था। लेकिन कालांतर में ऐसा हुआ कि वो पुजारी भी नहीं रहा होगा या और उसकी परंपरा के लोग, तो मिट्टी की ही चलती रही। बाद में पता चला कि वो सोने की है। हमारा जो होना है वो भी कुछ कुछ ऐसा ही है। बाहर से ये जो जिसे हम कहें पर्सनालिटी, जस्ट स्किन डीप है, ये बहुत थोड़ा है ना। आप कल्पना करो कि मिट्टी और सोने की कीमत में बहुत अंतर है। ऐसे हमने जो अपने को समझा हुआ है बाहर से, वो बहुत ही थोड़ा वैल्यू दी हुई है अपने को, हमें पता नहीं हम क्या है। थोड़ा सा डीप जाए तो हमें पता चलता है कि सोना है, गोल्ड। थोड़ा सा और डीप चले जाएं तो पता चलता है और भी कुछ है, डायमंड्स या कुछ और भी। तो 2 लेयर्स हैं नीचे। पर्सनैलिटी कहते हैं हम, परसोना शब्द से बना है पर्सनैलिटी, ग्रीक वर्ड है। परसोना का अर्थ होता है मुखौटा, है ना। पुराने समय में जो नाटक कंपनियां होती थी वो मतलब फीमेल्स का रोल मेल ही किया करते थे, तो मुखौटा लगा लेंगे क्या। और राक्षस का रोल करना है तो राक्षस का मुखौटा, राजा का रोल करना है तो राजा का मुखौटा। बहुत मेकअप नहीं होते थे उन दिनों, मुखौटे से काम चला लेते थे वो। तो ये हमारा मुखौटा है, पूरी बॉडी जो हम अपने को फील कर रहे हैं ना, फिजिकलिटी, ये बाहर है। इसकी कोई ज़्यादा वैल्यू नहीं है। वैल्यू तो है, मिट्टी की भी अपनी कीमत है, बेकार तो नहीं है वो। उसके थोड़ा सा डीप जाएं हम, पर्सनैलिटी के थोड़ा सा नीचे जाएं तो पता चलता है, उसे हम कहते हैं योग की भाषा में इंडिविजुअलिटी। इंडिविजुअलिटी क्या हो गया, इनडिविजिबल से बना है वो। इंडिविजिबल जहाँ पे डिवीज़न नहीं है, जहाँ पे बटा हुआ नहीं है कुछ। योग की भाषा में कहें तो वहाँ अद्वैत है, द्वैत नहीं है। पर्सनैलिटी जो भी है वहाँ पे 2 हैं, यानी इफ्स बट्स प्रॉस कॉन्स आइदर और। एक डेनमार्क का एक मनोवैज्ञानिक हुआ,
किर्कगार्ड नाम है उसका। उसकी बुक बहुत पॉपुलर हुई, आइदर और के नाम से बुक है। उसमें यही है कि हम कंफ्यूज्ड, पर्सनैलिटी मीन्स कंफ्यूज्ड, मन के तल पे ये करें कि वो करें। किर्कगार्ड के बारे में कहते मशहूर था, वो जा रहा है तो सारे उसको ट्रैफिक वाले भी पहचानते थे। वो कहीं चौराहे पे खड़ा हो गया इतना सोचता था वो, ये करूं कि वो करूं, तो सीधा जाऊं कि इधर से भी रास्ता है, राइट से भी है एक रास्ता, वैसे क्या कितना अच्छा हो वापस ही चला जाऊं, कोई फ़ायदा नहीं है जाने से। ऐसे अब रेड लाइट हो गई है कि ग्रीन भी हो गई है तो पुलिस वाले आते थे, मशहूर था उसके बारे में, उसकी गाड़ी को धक्का लगाते थे कि भाई तू यहाँ से तो जा आगे देखेंगे, अगले चौराहे पे जाके करियो। तो हम कोई भी संकल्प लेते हैं, कोई भी काम करना चाहते हैं, उसके साथ विकल्प ज़रूर आता है। आपने देखा होगा मन, हम कहते हैं जी हमारे अंदर से ना 2 आवाज़ें आती हैं, कभी कभी तो बहुत सारी आवाज़ें आती हैं कि ये करूं कि वो करूं, जाऊं कि ना जाऊं, है ना, ब्याह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए किर्कगार्ड के बारे में भी ऐसे हुआ। उसकी अपनी, उसने बुक में लिखा है, उसमें वो किसी स्त्री के प्रेम में पड़ गया, तो उस स्त्री ने कहा कि भाई, वो जो भी थी गर्लफ्रेंड, उसने कहा कि भाई शादी कर लेते हैं, अब बहुत हो गया। तो उसने कहा भाई थोड़ा सोचने का मौका दो ऐसे कैसे एकदम कर लें, तो उसने कहा भाई सोच लो। तो उसने कहा भाई सोचें कैसे, वो तो लाइब्रेरीज में जाना शुरू हो गया, मैरिज करने के फ़ायदे क्या हैं, नुकसान क्या है, और बहुत बुक्स पढ़ी उसने, नोट्स बनाता रहा, है ना एक तरफ लिखता था कि ये फ़ायदे हैं, ये इधर लिखता था कि काफ़ी परेशानियां भी हैं, शादी करने वालों के अनुभव, और ये वो बड़ा लंबे चौड़े नोट्स, फाइलें बन गई। तो उसने 3-4 साल लगा दिए इस चक्कर में। वो लड़की बाद शुरू में तो उसको कहती रही भी बहुत सोच लिया, कुछ फाइनल करो ना, करनी है कि नहीं करनी है। फिर उसने उसको कहना भी बंद कर दिया। और फिर एक वो जो लाइब्रेरी का पीएन था, उसने पहले छोटी लाइब्रेरी ज्वाइन की थी, फिर बड़ी, फिर स्टेट लाइब्रेरी, फिर सेंट्रल लाइब्रेरी, सारी बुक्स पढ़ ली। वो पीएन ने वहाँ जो था, उसने कहा कि आप सर क्या कर रहे हो, सुबह से लेकर रात तक आप कुछ किताबें पढ़ते हो, नोट्स बनाते हो, क्या चक्कर है ये, क्या कर रहे हो आप। तो उसने कहा भैया ऐसी प्रॉब्लम हो गई है, पता नहीं चल रहा है शादी करूं कि ना करूं, बराबर तर्क आ रहे हैं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसने कहा सर इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है सोचने की। बोले शादी ऐसी चीज़ है, करके ही पता चलता है करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए। आप ज़्यादा ही कंफ्यूज हो रहे हो, कर ही लो फिर पता चलेगा ये लड्डू खाने लायक था कि नहीं। उसने तो अपना माथा ठोक लिया, बोले इतनी सिंपल बात है। अरे मुझे एक पीएन ने उसको गाइड कर दिया, भाई ये तो सच में करके ही तो पता चलेगा ना कि क्या बनेगा। तो वो चला गया वहाँ पे लड़की के घर, और उसका लड़की का फादर आया बाहर घर से। उसने कहा कि भाई हाँ, बोले जी मैं किर्कगार्ड हूँ, आपकी लड़की ने मुझे प्रपोज़ किया था, मैं शादी के लिए तैयार हूँ। और उसने माथा ठोक लिया, बोले भैया बहुत लेट हो गया आप तो। उसने अपनी लड़की को अंदर से आवाज़ दी, उसके हाथ में छोटा सा मुन्ना था। उसने कहा कि मामा जी आए हैं बेटे, नमस्ते करो बोलो इतना सोचता था वो, उसकी बेचारे की शादी नहीं हो पाई। ये उसकी आप बीती है। तो हमारे अंदर डिवीज़न है, हम कोई भी काम कर नहीं पाते, संकल्प नहीं होता हमारा, पक्का ही नहीं होता। कुछ भी करते हैं उसका उल्टा भी सोचते रहते हैं। व्हेन आई से इंडिविजुअलिटी, जो पर्सनैलिटी से जस्ट थोड़ा सा नीचे है, वहाँ पे डिवीज़न नहीं है, वहाँ पे एक ही है ना। अंदर से एक ही आवाज़ आती है कि ये करने लायक है कि नहीं करने लायक, और तुरंत आता है ना। वहाँ पे ये नहीं है कि भाई करूँ कि ना करूँ। पहले तो वहाँ पे पहुँचना होता है हमें, पर्सनैलिटी से थोड़ा सा डीप। उसके भी आगे फिर डिविनिटी है। डिविनिटी ऐसा कहें कि वहाँ पे सब, मतलब जैसे आप यहाँ पे आए हो तो हम सब सोचते हैं कि भाई हम कोई भी क्रिया कर रहे हैं, आपके यहाँ आने के मूल में भी कुछ ना कुछ होगा
कि हमारे पास जो भी है इस समय, धन है, पद है, यश है, कहीं ना कहीं उससे हम तृप्त नहीं हैं। जहाँ पे भी हैं, हमारी जो भी स्थिति है, चाहे हम गरीब हैं, चाहे अमीर हैं, चाहे कितने ही अमीर हैं, चाहे हमारी छोटी पोस्ट है, चाहे और बड़ी है, चाहे और भी बड़ी है, चाहे हमारा इतना यश है या उससे भी ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, वट एवर इज़ माई पोजिशन, है ना, धन पद यश के मामले में हमें थोड़ा सा और चाहिए। और जब वो थोड़ा सा और मिल जाता है, हमें पता चलता है कि अभी भी बात नहीं बनी, थोड़ा सा और चाहिए ना। कंटेंटमेंट नहीं है वहाँ पे, है ना। हम जहाँ से भी हमें आभास मिलता है कि यहाँ से सुख मिलेगा, इन धन पद यश को एक शब्द में कहते हैं सुख, पता चलता है वो चीज़ तो मिल गई, वो स्थिति तो मिल गई, सुख तो मिला नहीं। यह सुख मिला भी, थोड़े दिन बाद पता चला कि वो दुख में कन्वर्ट हो गया, है ना। हम देखें इस समय हमारी लाइफ में कहाँ से हमें दुख मिल रहा है, मान लो, तो हम देखेंगे कि जहाँ से, जिस वस्तु से, जिस व्यक्ति से, जिस परिस्थिति से दुख मिल रहा है, उसी से हमें कभी ना कभी सुख भी मिला होता है, उतनी ही क्वांटिटी का जितना दुख मिल रहा है। जितना ज़्यादा सुख मिला होता है उतना ही दुख भी मिलता है। नॉर्मली हम अपने परिवारों में देखें तो पता चलता है कि कोई अपनी पति से परेशान है, कोई अपनी पत्नी से परेशान है, कोई बच्चों से परेशान है, पता ही नहीं। और देखो भाई, इस पत्नी से तुम परेशान हो, ये अचानक तो नहीं टपक पड़ी हमारी लाइफ में। हम खूब बैंड बाजे बजा के, है ना, इतना बड़ा आयोजन करके कितने खुश होके लाए थे, कितनी मुश्किल में लव मैरिज हुई थी हमारी, और आज दिल करता है गला ही घोंटते हैं एक दूसरे का। किसके मन में नहीं आता, कितने परेशान हैं हम। ये प्रकृति का नियम है, एग्जिस्टेंस कुछ नियमों से चल रहा है। वहाँ पे जो कुछ भी है ना, उसका ठीक पोलर अपोजिट भी है। जहाँ से हमें सुख मिलता है ना, वहाँ से दुख मिलना ही मिलना है कभी ना कभी। जहाँ से प्रेम मिलता है वहाँ से घृणा मिलती है, थोड़ा टाइम गैप आ जाता है। जहाँ से बहुत खुशी मिलती है वहाँ कभी ना कभी डिप्रेशन भी मिलता है, उसी व्यक्ति से, उसी वस्तु से, उसी परिस्थिति में। तो क्या कोई ऐसी जगह है जहाँ पे सुख तो हो, दुख ना हो, प्रेम तो हो, घृणा ना हो, अनुकूलता तो हो, प्रतिकूलता ना हो? क्या कोई ऐसी जगह भी है? उसे मैं कह रहा हूँ डिविनिटी। हमारे भीतर वो एक अवस्था है, हमारे ही होने की अवस्था है। और वो ऐसा नहीं कि ये बोलना पड़ता है डीप जैसा कुछ है नहीं। जैसे तीनों चीज़ें ना मेरे सामने पड़ी हों, पर्सनैलिटी, इंडिविजुअलिटी जहाँ पे डिवीज़न नहीं है, और डिविनिटी, ये तीनों एक ही जगह पे हैं, मेरे सामने हैं, मैं वहीं पे हूँ। मैं किस से जुड़ा हूँ, बस इतनी सी बात है ना। मेडिटेशन जब मैं कहता हूँ तो उस अवस्था की खोज है जहाँ कम से कम मैं पर्सनैलिटी से जंप करूँ, वहाँ चला जाऊँ जहाँ पे कम से कम जो हमारी मिनिमम रिक्वायरमेंट है, मिनिमम नीड है, उसे हम कहते हैं शांति, पीसफुलनेस। कम से कम वहाँ तो जाऊँ, मैं शांत रहूँ, मैं कोई भी परिस्थिति हो। उससे भी थोड़ा सा अगर मैं डीप जाऊँ तो मुझे पता चलता है कि वो जो द्वंद्व था, जहाँ पे दो थे, सुख भी था, दुख भी था, प्रेम भी था, घृणा भी थी, अनुकूलता भी थी, प्रतिकूलता भी थी, उसमें से केवल एक बचा, वो जगह, उसको मैं कह रहा हूँ डिविनिटी। वहाँ तक जाने का जो मार्ग है उसे हम कहते हैं मेडिटेशन। तो हमें पता चलना चाहिए कि मेडिटेशन यानी क्यों कर रहे हैं। मुझे सबसे पहले तो यही क्वेश्चन होना चाहिए। हमारा माइंड जो है ना वो बहुत ही कैलकुलेटिव है, बानिया बोलते हैं ना जिसको, मतलब वो पहले पूछता है कि भाई ध्यान करना अच्छा है, क्या मिलेगा इससे, क्या चाहिए आपको। मैं कहता हूँ धन भी मिलता है इससे, धन, पद, यश, सफलता। अब हम सफलता की बड़ी बात करते हैं, है ना। बाहर तो बहुत लोग सफल हो गए, मुझे याद है बहुत साल हो गए, एक न्यूज़पेपर में एक एडिटोरियल आया हुआ था, उसमें था कि एक अमेरिकन लड़की 26 इयर्स की, उसने किसी होटल की 16वीं मंजिल से सुसाइड कर लिया।
इतने सुसाइड होते हैं। और ये कहाँ पे हो रहे हैं ज़्यादा सुसाइड? अमेरिका में, जापान में, जो सबसे समृद्ध देश है वहाँ सबसे ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं। इतने ज़्यादा सुसाइड हो रहे हैं कि अब वर्ल्ड सुसाइड प्रिवेंशन डे कोई मनाया जाता है ना कि भाई उस दिन सारे मिलके कुछ ऐसा करें कि लोग सुसाइड ना करेंगे। ये सुसाइड करते क्यों हैं लोग? वो जो लड़की थी 26 ईयर ओल्ड की, अनमैरिड थी वो, उसकी जेब से सुसाइड नोट निकला। उसमें लिखा हुआ था कि मुझे लाइफ में जो जो भी चाहिए था वो सारा मुझे मिल चुका है, सब कुछ है मेरे पास, इतना पैसा है, मैं वर्ल्ड का कई दफ़ा टूर कर चुकी हूँ, सब कुछ जो जो भोगना था सारे सुख भोग लिए। वो लिखती है कि मेरे पास शांति नहीं है, कंटेंटमेंट नहीं है, मैं बहुत परेशान हूँ। वो एडिटोरियल जिसने लिखा था वो नीचे वो कंक्लूड कर रहा था उसको, उसने लिखा कि ये लड़की अगर भारत में होती ना, कोई ना कोई बाबा मिल जाता है इसको कि चल कंटेंटमेंट मैं देता हूँ, तूने सब कुछ कमा लिया। हमारे पास है क्या? कंटेंटमेंट है ना। मैं अच्छी वाली नौकरी में था, लोग मुझे कहते पागल है ये, है ना। गवर्नमेंट जॉब कहते थे, इतने करोड़ रुपए खर्च करके आपकी पोस्ट मिलती है, आप ये VRS ले रहे हो। नए लोगों से पूछो कितने पैसे दे के, करप्शन तो चलती है हमारे यहाँ, कितने पैसे दे के आ रहे हैं, तुम लगी लगाई नौकरी छोड़ते हो, कहते पागल है। लेकिन हमने देखा कि सब कुछ भी था हमारे पास, कंटेंटमेंट तो नहीं थी। तो सफलता का अर्थ ये होगा आंतरिक सफलता और बाहरी सफलता। अगर केवल बाहरी सफलता है ना मेरे पास तो मैं अधूरा हूँ। एक अब्राहम मैस्लो करके एक वो है मनोवैज्ञानिक, उसकी एक बुक है मोटिवेशन एंड पर्सनैलिटी। उसने कहा है कि हमारी 7 नीड्स हैं, है ना। शरीर के तल की नीड्स हैं, फिजिकल नीड्स। फिर वो कहता है सेक्सुअल नीड्स हैं हमारी, सेकंड लेवल की नीड्स हैं। फिर सेफ्टी एंड सिक्योरिटी नीड्स हैं। फिर इमोशनल नीड्स हैं, प्रेम चाहिए, है ना। फिर मेंटल नीड्स हैं। ऐसे सारी नीड्स की उसने बात की। उसने सब बड़ी से बड़ी नीड की बात की, वो कहता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, है ना। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को वो कहते हैं कि हम सब के अंदर एक कैपेबिलिटी है, एक पोटेंशियल है, हर एक के अंदर कोई ना पैशन है। कोई अच्छा कलाकार बन सकता है, कोई अच्छा प्लेयर बन सकता है, कोई अच्छा राजनेता बन सकता है, कोई अच्छा ऑफिसर बन सकता है, कोई अच्छा किसान बन सकता है, कोई अच्छा म्यूजिशियन सिंगर बन सकता है। कहता उस पोटेंशियल को जब तक हम पहचानेंगे नहीं, जब तक वो हम बन नहीं जाएंगे, तब तक हम परेशान रहेंगे। चाहे नीचे की सारी नीड्स पूरी हो जाए, हमारी सारी सुख सुविधा हो जाए, सारा प्रेम मिल जाए, सारा इंद्रियों के भोग मिल जाए, जब तक ये नहीं होगा तब तक नहीं बात मानेगी, तुम खुश नहीं हो सकते। हमारा उपनिषद का ऋषि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को कह रहा है सेल्फ रियलाइजेशन, बस इतना ही फ़र्क है। वो कहते हैं ये जो पोटेंशियल है ना हर व्यक्ति में कुछ होने का, वो कलाकार बन के भी, वो प्लेयर बन के भी, वो अपना सारा पैशन पूरा कर ले तब भी वो कंटेंटेड फील नहीं करेगा। आप पूछ लो बड़े बड़े प्लेयर्स जिन्होंने सब कुछ पा लिया, सफलता की चरम सीमा पे पहुंच गए, कहीं ना कहीं वहाँ पे डिसकंटेंटमेंट है, फुलफिलमेंट नहीं है वहाँ पे। हमारा उपनिषद का ऋषि कह रहा है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन से ऊपर भी 7 नीड्स की वो बात कर रहे हैं, हम 8th नीड की बात कर रहे हैं। ये हमारा सोम चक्र जहाँ हिंदू लोग चोटी रखते हैं ना, वो है सेल्फ रियलाइजेशन, जिसे मैं कह रहा हूँ कि डिविनिटी। जब तक वो मैं नहीं जान लेता ना, हु एम आई रियली, मैं सिर्फ अपने फिजिकल को ही सब कुछ जान रहा हूँ, इसी के आसपास मैं घूम रहा हूँ। ज़्यादा मैं मन तक चला गया, इमोशंस तक चला गया, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन तक चला गया। जब तक मैं सेल्फ रियलाइजेशन तक नहीं पहुँचता, हु एम आई रियली, वो डिवाइन जो है मैं हूँ, तब तक मुझे शांति नहीं हो सकती। उस अपने मैं को पहचानना, इसी का नाम हम कहते हैं मेडिटेशन। उसको जानना पड़ेगा, तभी हम पूरे सफल होंगे। केवल बाहर की हमने सफलता अर्जित कर ली, सारे फील्ड्स में हम सफल हो गए, तब भी हम सफल नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मिसिंग रहेगा।
उस मिसिंग को प्राप्त। तो हम लोग बाहर के विरोध में नहीं हैं बिल्कुल। धन तो चाहिए, धन के बिना तो ये आयोजन भी नहीं होते इतने बड़े बड़े, है ना। और हमारे चक्रों की नीड्स है, पद भी चाहिए, यश भी चाहिए। अपमान होता रहे सदा तो हम परेशान हो जाएंगे। शरीर की नीड्स हैं, बायोलॉजिकल नीड्स हैं, वो भी पूरी करनी है। लेकिन देखा यह है कि ये सारी नीड्स पूरी होती नहीं। जैसे ही वो नीड पूरी होती है, रामायण में एक चौपाई आती है, जिमी प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे ही हमने लाभ की कामना की थी कि ये मिल जाए, जैसे वो पूरा होता है लोभ बढ़ता है, अब थोड़ा और मिल जाए, अब थोड़ा। किसी भी फील्ड की बात हो, पहले तो ये सारी इच्छाएं पूरी होती नहीं जिसकी अब्राहम मैस्लो बात करता है। लेकिन अगर हो भी जाएं तो भी हम शांत नहीं होते, तो भी हम सुखी नहीं होते, तो भी हम आनंदित नहीं होते। वो द्वैत बना ही रहता है, दुख का उल्टा सुख का उल्टा दुख बना ही रहता है हमारी लाइफ में। तो क्या करें? ये मेडिटेशन करना हमारी, ऐसा कह लो कि मजबूरी है, इसके बिना चल नहीं सकता। इसलिए आप देखो सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में सारे बड़े बड़े अधिकारी, सारे बड़े बड़े, है ना, टाटा बिरला जो भी आजकल के हैं, अंबानी वगैरह, सारे मेडिटेशन के पीछे पड़े हुए हैं। कारण वही है, कम से कम जो मिनिमम लेवल ऑफ पीस है वो हमें मिले। एंड आउटकम ऑफ मेडिटेशन जो है वो मिनिमम है, ये शांति, जिसको मैं कह रहा हूँ ना इंडिविजुअलिटी। ये जो 7 नीड्स की बात अब्राहम मैस्लो कर रहा है, हमारे ऋषि उसको चक्रास से जोड़ रहे हैं। जो हमारे नीचे के चक्रास है ना, रूट चक्रा हो गया, फिर हमारी सेंसुअल बॉडी होगी, प्राणिक बॉडी होगी, इमोशनल बॉडी होगी एंड मेंटल बॉडी होगी। जब तक हम इन 5 बॉडीज़ के लेवल पे हैं, वहाँ डुअलिटी है, वहाँ द्वंद्व है। मैं सिविल इंजीनियर हूँ, तो मैं उस भाषा में अगर कहूँ, जैसे स्ट्रक्चर खड़ा हुआ है, बिल्डिंग खड़ी हुई है, तो इसमें जो ब्रिक्स लगती हैं, मान लो ईंटें या पत्थर लगते हैं, वही ईंटें एक दूसरे के विरोध में लगाते हैं हम। उसको सिविल इंजीनियरिंग में बॉन्ड कहते हैं। एक ईंट ऐसे लगाई है, एक ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर ऐसे लगाएंगे, फिर फंसाएंगे उसको। डिफरेंट टाइप्स के बॉन्ड हैं, आर्च बनती है ना, सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है वो। ऐसे ही नेचर से हम पार नहीं जा सकते, एग्जिस्टेंस बहुत नियमों से चलता है। यहाँ ठीक उल्टा चाहिए स्टेबिलिटी के लिए, नहीं तो दीवार के ऊपर अगर ऐसे ईंटें लगती जाएं तो स्टेबल नहीं होगी, वो गिर जाएगी। ऐसे ही जब तक हम इन 5 बॉडीज़ के लेवल पे हैं, शरीर, मन, प्राण, इंद्रियां, है ना, इमोशंस, वहाँ पे तो डुअलिटी से बच नहीं सकते हम। तो थोड़ा सा इसको जब हम पार करते हैं, हमारी ऊर्जा इन 5 चक्र से हट के कम से कम यहाँ पे, जिसको हम आज्ञा चक्र कहते हैं, तो मैं इनका मालिक बनता हूँ। अभी मेरी जो लिविंग है ना, वो उसको हम कहते हैं कंपल्सिव लिविंग, है ना। कोई भी आदमी आके मुझे डिस्टर्ब करके चला जाता है, कोई भी आके गाली देगा, मैं परेशान हो जाऊँगा। हम अपने नाम के आगे लिखते हैं स्वामी, स्वामी प्रेम आकाश। इसका मतलब क्या हुआ? स्वामी। किसका स्वामी हूँ मैं? किसका मालिक हूँ? किसी बाहर किसी का नहीं, मैं अपने इन 5 चीज़ों का मालिक हूँ। आपने देखा लोगों के हाथ पैर हिलते रहते हैं, बैठे हैं कहीं, आप नोट करना, कहीं आप चले जाओ, यहीं पे देख लो, पैर हिलता रहेगा, बिना बात के हाथ हिलता रहेगा। लोग खड़े खड़े बात नहीं कर सकते, यहाँ से वहाँ हिलेंगे, पता ही नहीं क्या क्या करते रहते हैं। शरीर हिलता रहता है, मन हिलता रहता है, कितने विचार चलते हैं आपको हमें आइडिया नहीं है। मैं कहीं पे सेशन ले रहा था, तो मैं कह रहा था कि लगभग नॉर्मल हर व्यक्ति को 60,000 थॉट्स में से गुजरना पड़ता है। इसे मैं कहता हूँ कंपल्सिव लिविंग। उसकी मजबूरी है, थॉट्स चले ही जा रहे हैं। एक व्यक्ति ने मुझे कहा, जी ये 60,000 का आंकड़ा ना काफ़ी पुराना हो गया, आप थोड़ा लेटेस्ट अपडेट कर लो, अभी 78,000 हो गया। 60 to 80,000 थॉट्स कम नहीं होते इतने विचारों से। तो विचार लगातार चल रहे हैं, इमोशंस, उनका नाम इमोशन है, लगातार चल रही हैं। हम स्टेबल नहीं हैं। अब मेडिकल साइंस ये कह रही है, अभी जैसे हम बातचीत कर रहे हैं, तो इसको हम कहते हैं बीटा स्टेट ऑफ माइंड, बीटा स्टेट ऑफ ब्रेन, ऐसा कह लो।
बीटा स्टेट में क्या है, अगर मेरे सिर पे इस समय इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएँ, पूरी बॉडी में इलेक्ट्रोड लगा दिए जाएँ, तो EEG जिसको हम बोलते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ टेस्ट, उसमें जो रीडिंग आएगी वो 12 to 30 साइकिल्स पर सेकंड आएगी नॉर्मली। इस समय हम बैठे हैं, हमारी बातचीत चल रही है ना। अगर मैं रिलैक्स होता जाऊँ मेडिटेशन के थ्रू या नींद में भी मैं बिल्कुल उसी प्रोसेस से गुजरता हूँ, है ना। अगर मैं नींद में जा रहा हूँ, मेरे सिर पे इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, तो EEG की रिपोर्ट थोड़ी कम होती जाएगी। वो 12 से 30 आ रही थी बीटा स्टेट, फिर अल्फ़ा स्टेट में आ जाते हैं हम, उसको हम कहते हैं 4 to 8 साइकिल्स, 8 to 12 साइकिल्स पर सेकेंड, है ना। बीटा से अल्फ़ा पे आ गए, फिर थीटा पे आ गए, 4 to 8 साइकिल्स पे आ गया ब्रेन, रेस्ट में मोड में जाता जा रहा है। और उससे भी नीचे आ जाता है डेल्टा मोड, उसको बोलते हैं 0 to 4 साइकिल्स पर सेकेंड। 0 यानी अब मैं गहरी नींद में चला गया, उसको योग की भाषा में कहें सुषुप्ति। समाधि में भी एग्जैक्टली हम 0 पे होते हैं, यानी मेरी ये जो मशीनरी मुझे मिली हुई है ब्रेन, शांति का मतलब क्या है, मैं शांत होना चाहता हूँ, मेरा मन चलता ही जा रहा है, विचार चलते जा रहे हैं, कोई भी इमोशंस मुझे पोजेस कर लेती हैं, कोई एक इमोशन पोजेस कर लेती है। मुझे एक हमारे एक साधक हैं अच्छे, उन्होंने फ़ोन करके बताया कि स्वामी जी कुछ क्या करें, मतलब कोई एक बिना किसी बात का थॉट परेशान कर जाता है। ये नहीं कि कोई परेशान कर रहा है। बोले जैसे कल मैंने मकड़ी का जाला देखा सामने मेरे रूम में, मकड़ी का जाला था, बस उसको देख के मैं परेशान हो गई कि मकड़ी और जाला, और फिर वही घूमता रहा, मकड़ी से आगे विचार। बोले पूरी रात नींद नहीं आई, वो मकड़ी घूमती रही। हद हो गई ना ये तो, यानी कुछ भी हमें पोजेस कर लेता है इमोशंस। तो बीटा स्टेट है, अल्फा स्टेट है, थीटा स्टेट है एंड डेल्टा स्टेट है। मेडिटेशन का अर्थ ये है कि अब मैं कम से कम डेल्टा स्टेट पे आऊँ। 0 to 4 साइकिल्स का मतलब ये है ऑप्टिमम यूज़ ऑफ माय ब्रेन। अब आपको मेरे को सुनने के लिए कितने ब्रेन की ज़रूरत है? 1 साइकिल पर सेकंड काफ़ी है, 2 साइकिल्स। आपने देखा फिल्मों में दिखाते हैं ब्रेन कैसे वर्क कर रहा है, ऐसे पीछे ग्राफ चलता रहता है। इतना ही नहीं, अब वो कहते हैं जी एक गामा स्टेट भी आ गई। गामा स्टेट क्या है? वो कहते हैं कि मेडिकल साइंस ये कह रहे हैं कि 30 to 45 तक, 30 तो नॉर्मल है हमारा, 12 से 30 तक चलेगा, लेकिन जब हम बहुत गुस्से में होते हैं, बहुत एरोगेंट होते हैं, बहुत परेशान होते हैं, बहुत तनाव में होते हैं, थोड़ा डिप्रेशन में होते हैं, तो 45 तक वो रीडिंग चली जाती है। बोले 45 को हम टच करते हैं, वापस आ जाते हैं। ये रोज़ होता है हमारे साथ, बहुत गुस्से में या बहुत परेशान होते हैं। लेकिन मेडिकल साइंस ये कह रही है कि अगर तुम किसी दिन 45 को क्रॉस कर गए ना, 46 हो गए और ऊपर चले गए, यू विल नॉट बी एबल टू कम बैक एंड यू विल बी डिक्लेयर्ड क्लिनिकली इनसेन। अब कह देंगे कि इसको ले जाओ अब आगरा, अब ये घर में रहने के लायक नहीं रहा, ये पागल हो चुका है। पागलपन की वो स्थिति जब वहाँ से वापस नहीं आ सकते 45 से ऊपर। 45 को हम रोज, 45 ही पागलपन है, बट सुविधा क्या है, हम टच करते हैं वापस आ जाते हैं। ऐसा किसी के साथ भी हो सकता है कि वो 45 को क्रॉस कर ले। हम लगभग पागल की अवस्था में रोज़ वहाँ को टच करते हैं, वापस आ जाते हैं। नेचर ने हमें ऑन ऑफ स्विच नहीं दिया इस ब्रेन को स्टॉप करने के लिए। मैं जब कहता हूँ स्वामी प्रेम आकाश, इसका मतलब है आई एम द मास्टर ऑफ माई ब्रेन, आई एम द मास्टर ऑफ माई बॉडी, आई एम द मास्टर ऑफ माई प्राण। अब देखो हमारी सांस कितनी चल रही है, 18 से 24 बार तक हम एक बार में सांस लेते हैं। और आप मेडिटेशन करो, अब मुझे चेक कर लो कभी। आजकल चेक करना मुश्किल नहीं है। ये आदमी साधु है कि ऐसे या डंबर कर रहा है, उसके सिर पे इलेक्ट्रोड लगा दो, भैया बीटा पे है कि अल्फा पे के थीटा पे के डेल्टा पे या के गामा पे है। बाहर तो बड़ा शांत होकर बैठा हुआ है, अंदर क्या चल रहा है भैया तेरे? ये EEG रिपोर्ट बता देगी कितना बड़ा साधु है। और कुछ नहीं, ये जैसे मैंने माला डाली हुई है, इसको मेरे सिर पे ऐसे लटका दो, ये माला ही बता देगी मैं साधु हूँ कि नहीं। अगर ये क्लॉकवाइज घूम रही है ना, मीन्स के पॉजिटिव एनर्जी से भरा हूँ मैं।
अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूम रही है मतलब मैं बहुत ही नेगेटिव एनर्जी से भरा हूँ। अगर एक पेंडुलम की तरह स्वे कर रही है इधर उधर तो मैं न्यूट्रल हूँ, ना मैं नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ। साधुता को चेक करना आजकल मुश्किल नहीं रहा, तो किसी झूठे साधु के चक्कर में हम ना आए। अपने जेब में माला रखो, उसके सिर पर लटका दो कि भैया चेक करा पहले तब मत्था टेकेंगे हम, या सिर पे इलेक्ट्रोड लगा दो कि भैया पहले तो अपनी EEG की रिपोर्ट बता दें। अगर 4 तक है, 4 तक का मतलब ये ऑप्टिमम यूज़ है। अभी आप मेरे को सुन रहे हो, केवल सुने नहीं रहे, आपके विचार भी चल रहे हैं, है ना, कि हाँ स्वामी जी कह तो ठीक रहे हैं, ये बात गीता में भी लिखी है, फलाने संत भी कह रहे थे। ये क्या थॉट्स लगातार चल रहे हैं। हो सकता है इन थॉट्स के चक्कर में आप मुझे मिस कर जाओ, या कि इतना वर्कलोड है हमारा और कंट्रोल है नहीं, ऑन ऑफ स्विच है नहीं। हम ऑफिस में पहुंच गए, हम घर पहुंच गए, जहाँ परेशानी थी कहीं और पहुंच गए, तो उतनी देर आप मिस कर जाओगे, है ना। मैं क्या बोल गया पता ये आपको खुद ही पता चलता होगा। जब आप कुछ पढ़ते हो, आप पढ़ लो किसी चीज़ को या कोई वीडियो देख लो या सुन लो और तुरंत उसको दोबारा पढ़ो या दोबारा सुनो, आपको पता चलेगा कि ये वाली लाइन तो मैंने पढ़ी नहीं थी अभी, ये वाली बात तो मैंने सुनी नहीं थी। सुनी थी आपने, पढ़ी थी, बट आप उस समय कहीं और थे। आपका ब्रेन आपके कंट्रोल में नहीं है, मन कहीं और था, आप पढ़ गए। इसलिए स्टूडेंट्स इतने परेशान हैं। टीचर कह रहे जी कंसंट्रेट करो, मेरी बात पे ध्यान दो, और वो कर नहीं पा रहे। डेल्टा स्टेट का अर्थ ये है कि नाउ ऑप्टिमम यूज़, जितना मुझे बोलने के लिए ब्रेन चाहिए बस उतना, 0 to 4, जितना आपको सुनने के लिए चाहिए उतना, जितना पढ़ने के लिए चाहिए उतना, जितना देखने के लिए चाहिए उतना यूज़ हो, ताकि ये मेरा सिस्टम जो है ना बहुत कम, अब ये मशीनरी है दिन रात चलते ही जा रही है और हम इसको रोक नहीं पा रहे। मेडिटेशन इज़ द ऑन ऑफ स्विच टू कंट्रोल दिस ब्रेन। जब चाहो इसको रोक दो, इसको को भी रुक जाओ और ये रुक जाए। नाउ माई स्टेट इज़ कंपल्सिव स्टेट ऑफ लिविंग। मैं अपने विचारों को रोक नहीं सकता, ये चलते ही रहते हैं। मैं अपने इमोशंस को रोक नहीं पाता, ये चलते रहते हैं। स्वामी का अर्थ ये हुआ कि आई एम नाउ मास्टर ऑफ माई बॉडी, माई प्राण, है ना। 4 से ज़्यादा 1 मिनट में सांस ना चले, 4 बार से ज़्यादा, 5-6 चल जाए, चलो 24 तो बहुत ज़्यादा हो गई, है ना। तो ये मेरा सिस्टम, मेरा शरीर उतना ही हिले जितना हिलने की ज़रूरत है। अब आपके पास कार है ना, और आपके कंट्रोल में नहीं है, वो अपने आप चले जा रही है। आप ब्रेक दबाओ, ब्रेक नहीं दबती, एक्सीलेटर दबाओ, एक्सीलेटर नहीं दबता, कहीं कुछ हो जाता है कहीं कुछ। तो इसको क्या कहोगे, ये तो आपकी कार ना हुई। और मैं कहता हूँ ये मेरा शरीर, ये मेरा मन, ये मेरी भावनाएं, ये मेरा प्राण, ये अपने आप ही चला जा रहा है। तो क्या मैं इसको अपना कह सकता हूँ? अब मैं यहाँ बैठा हूँ और मेरा हाथ ऐसे 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 चलना शुरू हो जाए, आप क्या कहोगे, ये आदमी पागल है? और मेरा ब्रेन ऐसे ही चलता जा रहा है, लगातार चलता जा रहा है। कुछ करना चाहिए कि नहीं इसका? अगर आप कागज़ पेन लेके बैठ जाओ, विचार नोट करने लग जाओ अपने, लिखो कौन सा विचार आ रहा है, आपको हैरानी होगी, लगेगा यार कोई पागल है मेरे अंदर बैठा हुआ, मैं पागल हूँ क्या? कोई रेलेवेंस ही नहीं है थॉट्स की। कभी कोई विचार आ जाता है, कभी कोई कुत्ते का विचार आ गया, फिर पड़ोसी का आ गया, फिर पापा जी का आ गया, फिर बेटे का आ गया, फिर ऑफिस का आ गया, फिर बॉस का आ गया, फिर पता ही नहीं, लगातार, और कोई रेलेवेंस ही नहीं है आपस में। हम पागल हैं, हमें पता नहीं है। मेडिटेशन का अर्थ ये है कि अब चीज़ें मेरे कंट्रोल में हों, है ना, मुझे पता हो कि इस सिस्टम को चलाना कैसे है। इसके लिए हम मेडिटेशन करते हैं। तो मेडिटेशन की सबको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलो लेक्चर की बात ना करके प्रैक्टिकल करके देखते हैं, है ना। मेडिटेशन यानी कम से कम हमें शांति की अवस्था, कैसे हम थॉटलेस हो सकें थोड़ी देर के लिए। अभी तो हम थॉटलेस हो नहीं पाते, लगातार विचार चलते हैं, उसके लिए हम कोशिश करते हैं।